हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। आज की क्लास में एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11 के फर्स्ट चैप्टर का मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन में आप सिंपल टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। एक्चुअली नॉर्मेलिटी इज मेजर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन वी टेक द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, and normality is represented by normality is represented by a capital N. Normality is represented by a capital N, and normality is equal to, main formula is gram equivalent weight per liter. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द नॉर्मेलिटी। अब क्वेश्चन ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। एक्चुअली ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब है, अभी सबसे पहले दो चीजें इसमें समझना है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है और उसको पर लीटर में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है weight in gram divided by equivalent weight. Equivalent weight. अब फिर से इसमें प्रॉब्लम आ गई कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। अब इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू को अगर पुट करना है तो हमें फिर से यहाँ पर समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब इन सारी चीजों को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में ले लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे वेट इन ग्राम, तो इसकी वैल्यू को हम अगर W से रिप्रेजेंट करें और इसकी इक्विवेलेंट वेट को WEQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो जो इक्विवेलेंट वेट है WEQ इक्विवेलेंट वेट, उसकी वैल्यू हो जाएगी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो अभी इस पूरे फॉर्मूले में अगर हमको नॉर्मेलिटी का सिंपल फॉर्मूला बनाना है तो इक्वेशन हो जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अभी ग्राम इक्विवेलेंट वेट इसके पुट कर देते हैं तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा W इंटू एन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। अब हमको पर लीटर में इसको कन्वर्ट करना है और मान लो क्वांटिटी आपको ml में दी हुई, तो ml की वैल्यू को हम क्या करेंगे, लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml ले लेंगे, वॉल्यूम इन ml ले लेंगे। तो दिस इज द मेन एंड सिंपल डेराइव्ड फॉर्मूला ऑफ द नॉर्मेलिटी। सिंपली फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। नॉर्मेलिटी का मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। इस फॉर्मूले को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है वेट इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। अब यहाँ पे जो सबसे सिंपल सी बात है जो अपने को समझना है वो ये है कि वी कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन normality and molarity with the help of this formula. As you know, normality is weight into n factor divided by molecular weight into 1000 divided by volume in ml. Right now you will have to take the volume in ml, and this value weight by molecular weight and this 1000, like this value is just similar to the molarity, you know, because molarity is equal to weight by molecular weight into 1000 divided by volume in ml, and this value of the molarity is just similar like this. ये जो आपने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा वो एक्चुअली फॉर्मूला किसका बन गया, मोलिकुलर वेट के लिए ये वाला जो फॉर्मूला आप यूज करो जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, दिस फॉर्मूला इज जस्ट सिमिलर टू द मोलरिटी। ये मोलरिटी के जैसे हो गया। यानी कि नॉर्मेलिटी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू
मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एन फैक्टर। यहां पर एन फैक्टर का मीनिंग क्या है, आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। एक्चुअली ये जो एन फैक्टर है ये चार चीजें हो सकती हैं, या तो एसिडिटी ऑफ द बेस हो सकता है, या तो फिर बेसिसिटी ऑफ द एसिड हो सकता है, बेसिसिटी ऑफ द एसिड हो सकता है, या तो फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, या तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वैलेंसी के इक्वल हो सकती है। यानी कि एन फैक्टर की आपको चार तरह की वैल्यू आप यूज कर सकते हो, एसिडिटी, बेसिसिटी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। एन फैक्टर की अगर आपको परफेक्ट वैल्यू मिल जाती है देन यू कैन इजिली कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द एन फैक्टर। तो इसको नोट कर लो और इसके बाद मैं आपको इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। पहले तो यहां पे समझ लो कि एन फैक्टर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। एन फैक्टर की वैल्यू अगर आपको एसिडिटी के लिए फाइंड करना है तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस। एसिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस। तो कोई भी बेस सपोज मैं लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब अगर मैं NaOH को एन फैक्टर की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको आयंस में कन्वर्ट करूंगा। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपली बाय Na प्लस एंड OH माइनस N, एंड इट्स एन फैक्टर विल बी 1 because it can donate only one OH minus ion, और इसीलिए इसके एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। सपोज यू आर टेकिंग लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, it will be convert and ionize into Li plus and OH minus ion like this, lithium plus and OH minus ion, and n factor will be 1. Similarly, all the alkaline metals like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, except then francium, because francium is the radioactive element and it doesn't form the hydroxide. That's why remaining all the hydroxide of the alkaline metals like lithium hydroxide, potassium hydroxide, sodium hydroxide, this all will show n factor 1. इन सभी की n factor की वैल्यू 1 होगी। Just now taking some examples of alkaline earth metal, like you are taking beryllium hydroxide. Beryllium hydroxide will be ionized in the form of the Be2 plus and 2OH minus ion. तो इसके लिए इसने 2OH minus N डोनेट किया, that's why N factor will be 2. Suppose you are taking calcium hydroxide, then after ionization it will be converted into Ca2 plus ion and 2OH minus N भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए N factor की वैल्यू भी कितनी होगी, 2. Suppose you are taking मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, तो ये कन्वर्ट होगा Mg2 plus ion plus 2OH minus ion and its N factor will be also 2. Means alkaline earth metal के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं like बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सभी के हाइड्रोक्साइड के लिए N फैक्टर की वैल्यू 2 होगी। सपोज वी आर टेकिंग द अनदर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो कई बार हमको ऐसा देखने में लगता है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Al होल थ्राइस ऑफ द OH, तो हमें ऐसा लगता है कि इट विल बी कन्वर्टेड सिंपली इनटू Al3 प्लस एंड 3OH माइनस आयन। तो इसके N फैक्टर की वैल्यू 3 होगी, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, पहली बात तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का नेचर बेसिक नहीं है,
इट हैज द एम्फोटेरिक नेचर, यानी इसमें एसिड एंड बेस दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना एन फैक्टर की, ये टोटली रॉन्ग। इसको एक्चुअली अगर आप स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा लुईस स्ट्रक्चर बना करके इफ यू विल ऑब्जर्व यू विल फाइंड दैट कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की स्ट्रक्चर ऐसी है Al OH OH and OH, and you know aluminum have 3 valence electron, one valence electron, second valence electron, third one, and it is forming the bond with the oxygen। ये ऑक्सीजन के साथ एक एक बॉन्ड बना रहा है। अभी यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसकी बॉन्डिंग, यहाँ पर ये बॉन्डिंग, यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग, बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेता है। अब देखिए इस केस में एक चीज जो सिंपल सी है कि इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड ऑक्टेट ऑफ द एल्युमिनियम इज इनकम्प्लीट टिल नाउ। एल्युमिनियम का ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है, यानी कि आप ऐसा सोचो कि अगर एल्युमिनियम का ऑक्टेट आप कंप्लीट देखो तो कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पर इतने हैं नहीं। तो ये क्या करेगा? सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, यानी कि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ये कभी भी ऐसा H प्लस आयन सॉरी OH माइनस आयन OH माइनस आयन को डोनेट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? इफ वाटर मॉलिक्यूल comes in the contact of the aluminum hydroxide, you know water has 2 lone pair of the electrons on oxygen, and this lone pair of the electron will be accepted by the aluminum because it has the property of the Lewis acid to attract the lone pair of electron। ये बात हम केमिकल बॉन्डिंग में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एल्युमिनियम अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो यहां से ये बॉन्ड को यहां ये ब्रेक करेगा और H प्लस आयन यहां से रिलीज हो जाएगा। यानी कि इस केस में अभी अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये ऐसा बना लेगा एल्युमिनियम OH का होल थ्राइस, तो ये होल 4 और ये पूरी वैल्यू ऐसी एंड H प्लस आयन इसके बाहर, यानी इट कैन डोनेट 1 H प्लस आयन, और इस केस में इसकी एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमने जो कैलकुलेशन दिया था तो हमने सोचा था कि इसकी वैल्यू एन फैक्टर के लिए कितनी होना चाहिए? 3 होना चाहिए, पर 3 नहीं है बिकॉज स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो इसके लिए n इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दिस इज द एक्सेप्शनल, बट दिस एक्सेप्शनल केस ऑल्सो हैव सम रीजन, इसमें भी कुछ रीजन है। केमिस्ट्री में कोई चीज ऐसी एक्सेप्शनल नहीं होती है, एक्सेप्शनल के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई रूल होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। अभी सेम एग्जांपल सपोज मैं आपको एक और देता हूं, यू आर टेकिंग बोरॉन हाइड्रोक्साइड लाइक BOH का होल थ्राइस, बोरॉन हाइड्रोक्साइड। बोरॉन हाइड्रोक्साइड की स्ट्रक्चर एक्चुअली बोरॉन इज आल्सो द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। एल्युमिनियम का जैसा हमने केस समझा वैसा ही सेम यहाँ पर केस है। तो बोरॉन के हाइड्रोक्साइड की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो आपको ऐसा आयोनाइजेशन पे फिर वैसा ही लग सकता है कि बोरॉन विल फॉर्म 3 प्लस आयन एंड 3 OH माइनस आयन एंड इट्स एन फैक्टर विल बी 3, लेकिन ये टोटली रॉन्ग। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी वो हमको समझना है। ये है बोरॉन, यू नो it has 3 valence electrons, family is group number 13। if you will find the electronic configuration you will calculate that number of the valence electron present in boron are 3। अभी इसमें 3 हाइड्रोक्साइड इस तरह से सपोज इसके बॉन्डेड है, 1 हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड वन, दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड ऑल्सो। हम इसे बोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने ये नाम सुना ही होगा, इट्स वेरी फेमस नेम बोरिक एसिड।
बोरिक एसिड का अगर आप यूज देखो, यूज एंड एप्लीकेशन में, जो कि अभी पी ब्लॉक में पहले आता था लेकिन सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है तो हम उतनी डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं। तो बोरिक एसिड इज ऑल्सो एन यूज एज एन इंसेक्ट रिपेलेंट। अगर आप किसी भी फूड मटेरियल में, लाइक किसी ग्रेन में, अनाज में, चावल में, दाल में, पल्सेस में, किसी में भी अगर आप बोरिक एसिड का पाउडर मिला करके रखते हैं तो वो इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह काम करता है। उसके पास इंसेक्ट नहीं आते हैं और आप फूड मटेरियल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं फ्रॉम द इंसेक्ट। दैट इज द बोरिक एसिड। जनरली किराने की दुकानों में मिल जाता है बोरिक एसिड, है ना। अच्छा, बोरिक एसिड एक अच्छा एंटीसेप्टिक भी है, इसीलिए कभी कभी अगर आपके लिप्स में जैसे छाले हो जाते हैं, गालों में, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो बोरिक एसिड का कुल्ला कर लेते हैं, वो एंटीसेप्टिक की तरह काम भी करता है, कोई इन्फेक्शन फैलने से रोकता है। ये वही बोरिक एसिड। अभी इस ऑक्सीजन के पास वैसी स्ट्रक्चर, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू नो स्टूडेंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दैट इलेक्ट्रॉन which is not participating in the bond formation but completes the octet। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एलपी। समटाइम्स वी कैन रिप्रेजेंट इट एलपी, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको समझते हैं। अब सपोज वाटर मॉलिक्यूल कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ द बोरिक एसिड, ऐसा तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फिर से अट्रैक्ट कर लेगा कौन? बोरॉन। बोरॉन विल अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक्चुअली होगा क्या कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने इसको अट्रैक्ट करा दिया, तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, पहले 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे। अभी वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया स्टूडेंट? बोरॉन ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो यहां से क्या करेगा? इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेगा, H+ रिलीज होगा, यानी ये क्या बना लेगा? सिंपली जैसा हमने पहले भी इसमें पढ़ा था कि ये जो मॉलिक्यूल है कैसा हो जाएगा? B एंड OH का होल 4, लेकिन इस पर माइनस, और ये बाहर क्या हो जाएगा? H+ आयन। यानी कि ये जो H+ आयन है अब ये बाहर रिलीज हो सकता है। तो कोई मॉलिक्यूल अगर 1 H+ आयन को रिलीज करता है तो उसके N फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी, यानी कि N factor of the boric acid will be also 1। तो बोरॉन फैमिली में जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं, हमें ऐसा लगता है कि उनके N फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, लेकिन 3 होती नहीं। तो अब थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। यहां पर N फैक्टर में हमने कहा था कि N फैक्टर की वैल्यू, एसिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस। यहाँ पर N फैक्टर की वैल्यू हमने 1 1 2 2 एंड 3 अलग पढ़ा। अभी सेम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसमें ले लेते हैं एसिडिटी। व्हाट वी आर स्टडीइंग? N फैक्टर। और N फैक्टर क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। अगर हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर हमको क्या प्रॉब्लम आएगी आगे? हम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन भी नहीं समझ सकेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए N फैक्टर की फाउंड किया वैल्यू, वो उनके बेस तो इसकी प्रॉपर्टी एसिडिटी। अब बेसिसिटी, अब ये जो बेसिसिटी की वैल्यू है वो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। तो कुछ हम एसिड के एग्जांपल ले लेते हैं। एसिड के एग्जांपल में सबसे सिंपल जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक यू आर टेकिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयोनाइज कराओ तो क्या बनाएगा? Cl- एंड H+ आयन। तो इसके लिए N फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि एक H+ आयन दे सकता है। सेकेंड वन, सपोज यू आर टेकिंग HNO3, इसको आयोनाइज कराओ तो इट विल कन्वर्टेड इनटू NO3- एंड H+ आयन, तो N इज इक्वल टू कितना होगा? 1। सपोज यू आर टेकिंग
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो हमने जो HCl लिया है ना, इसकी जगह पर हम किसी भी हैलोजन के हाइड्राइड्स ले सकते हैं, लाइक HF, HCl, HBr, HI। उन सभी के N फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। H2SO4 को आयोनाइज करो तो क्या बनेगा? SO4 2 N and 2H plus ion will be generated. And right now the N factor for the sulfuric acid will be 2. Suppose you are taking another organic acid like CH3COOH. This is called acetic acid. आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। Commonly this is known as vinegar. तो इसको आयोनाइज करो तो ये क्या बनेगा? CH3COO माइनस यानी एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन। तो इसके लिए N फैक्टर की वैल्यू होगी 1। ऐसे और भी कुछ एसिड्स ले सकते हैं जिसके N फैक्टर की वैल्यू हमें ध्यान में रखना है। लाइक नेक्स्ट वन वी आर टेकिंग ऑक्सैलिक एसिड COOH। दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए अगर आप इसको आयोनाइज करो तो it will give COO minus means this is called oxalate ion. What is called? Oxalate ion, and 2H plus ion will be released. That's why N factor will be 2. अभी कुछ और भी एसिड ले लेते हैं जो थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस के हैं। से बाकी एसिड का तो आपको समझ में आ ही गया है ना। कुछ एक्सेप्शनल केसेस ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल निकल जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर के बेस पर ही अपने आप को आगे चलना है। देखो N फैक्टर की वैल्यू सिंपल आयोनाइजेशन से हम फाइंड कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर हैं जिसके लिए हमें स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सपोज जैसे हम फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं H3PO4। अभी अगर आप इसको आयोनाइज करो तो ये क्या देगा? इट विल गिव PO4 3 ion प्लस 3H प्लस आयन। तो N की वैल्यू 3, जी बिल्कुल इसकी 3 है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं जो आगे आपको हेल्प करेगी। अभी इसकी स्ट्रक्चर आप देखो तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, ऐसी ये H3PO4 की स्ट्रक्चर। यू नो स्टूडेंट, व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड with highly electronegative elements like fluorine, oxygen elements, then it simply ionizes and gives the H plus ion. Same way, in this structure, there is a lone pair of electron present in this oxygen, and you know, oxygen is highly electronegative element. So, the bond pair of the electron will be shifted here, and H plus ion will be released from this side. How many H plus ion can be released? 1 H plus ion, second H plus ion, third H plus ion. तो इस केस में तो बिल्कुल ट्रू है कि N की वैल्यू 3 होगी इन फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन अगर मान लो मैं इसकी जगह पर कोई दूसरा एग्जांपल फॉस्फोरस एसिड का लेता हूं, लाइक अगर आप H3PO2 ले लेते हैं, तो H3PO2 के स्ट्रक्चर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसकी 3H प्लस आयन एंड PO2 का 3 माइनस आयन से N इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, लेकिन ये टोटली रॉन्ग, कंप्लीट रॉन्ग। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? P डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, आपने 3 हाइड्रोजन लिया है तो एक ये OH, H3PO2। तो आपने अभी देखो ये रॉन्ग है, थोड़ा इसको स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, है ना। यहां पर ये ऐसा है, अभी यहां पर एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पर H3 है तो एक और हाइड्रोजन। तो इस केस में देखो क्या हो गया कि ये जो हाइड्रोजन है ना, जो फास्फोरस से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये कभी भी आयोनाइज होकर के H प्लस आयन देगा नहीं। यानी कि इस स्ट्रक्चर में जो H प्लस आयन देने वाला है वो ये, तो इसकी N इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। हमने क्या सोचा था? N की वैल्यू यहाँ भी 3 होगी, लेकिन हुई नहीं। स्ट्रक्चर ऐसी और इसके N फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। एक इसी का और दूसरा केस ले लेते हैं।
सपोज आप H3PO3 ले लेते हैं, H3PO3। अभी H3PO3 को भी अगर आप आयोनाइज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 3H प्लस आयन प्लस PO3 3 माइनस आयन बनाएगा और N इज इक्वल टू वैल्यू 3 हो जाएगी, बट ऐसा है नहीं। हम फिर से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखो N फैक्टर की वैल्यू कभी भी कंफर्म करना है तो आपको स्ट्रक्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट होना है। स्ट्रक्चर देख करके ही आप N फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर OH एंड 1 यहाँ पे क्या होगा H। यहाँ पर H3 हो गए, P एंड O3, 3 ऑक्सीजन हो गए। These are the lone pair of electron of the oxygen and these are the bond pair of the electrons of the oxygen and hydrogen, between oxygen and hydrogen, and these are the bond pair। यहाँ पर फिर से ऐसे लोन पेयर, ये आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में स्ट्रक्चर में, लुईस स्ट्रक्चर में। अभी इसकी कुछ चिंता नहीं करना है। पूरी केमिस्ट्री हमको एक दिन में नहीं सीखना है, 2 ईयर में सीखना है, धीरे धीरे सीखना है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल की सीखना है। तो अभी देखो यहाँ पर ये H प्लस आयन डोनेट हो जाएगा, ये H प्लस आयन डोनेट हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू कितना होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2H प्लस आयन जा रहे हैं ना, 2H प्लस आयन, ये वाला H प्लस आयन तो यहाँ से आयोनाइज होगा ये, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हम लोग जो नॉर्मेलिटी पढ़ रहे थे उसमें फॉर्मूला, अगर हम पहली अपनी स्लाइड ओपन करें तो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि नॉर्मेलिटी की जो वैल्यू है ना वो इस तरह से रिलेटेड है N फैक्टर पर, और ये N फैक्टर 4 तरह से हम इसमें समझ सकते हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। तो 2 फैक्टर मैंने आपको समझाए, एसिडिटी एंड बेसिसिटी के, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। सपोज यू आर डिसॉल्विंग 49 ग्राम ऑफ द H2SO4। H2SO4 आप कितने में डिसॉल्व कर रहे हैं, 49 ग्राम ले रहे हैं। यू आर टेकिंग हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, 49 ग्राम, एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर आप कितना ले रहे हैं जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हैं, यू आर टेकिंग सपोज 500 ml। देन फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन, और आपको नॉर्मेलिटी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, एक बार सिंपल ध्यान में रख लो, बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन आगे चल करके यही चीज आपको न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करने में, एंड पॉइंट फाइंड करने में, ट्राइटेशन फाइंड करने में, बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करेगी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला है वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू N फैक्टर and into 1000 divided by volume in ml। ठीक है ना, सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, यहाँ ध्यान रखना। अभी N फाइंड करना है, तो N इज इक्वल टू वेट की वैल्यू कितनी हो गई, यू आर टेकिंग 49 ग्राम। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, वी कैन कैलकुलेट हियर। सल्फ्यूरिक एसिड, तो 2 हाइड्रोजन, 2 into 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ द सल्फर इज 32 plus 4 into 16, because we are taking 4 oxygen atom and 1 oxygen atom, there are 16 AMU of the atomic mass. This value will be 2 plus 32 plus 64, तो हो जाएगा 8 and 9, 98 AMU, that is called atomic mass unit. Sometimes it is represented by the unified mass also। तो ये हो गया एटॉमिक मास। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हो गया 98। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, अब N फैक्टर की वैल्यू कितनी है, N फैक्टर फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड इज 2, बिकॉज यू नो आफ्टर आयोनाइजेशन इट विल गिव सल्फेट 2 माइनस आयन प्लस 2H प्लस आयन, तो N फैक्टर इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, N इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना लिया आपने 500 ml, तो ये एकदम सिंपल यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 2 10 और ये 98 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5 2 10, तो वैल्यू कितनी हो गई 2, यानी कि
सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप 49 ग्राम 500 ml वाटर में डिसॉल्व करते हो तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 2 होगी। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे न्यूट्रलाइजेशन के मास फाइंड करने के नेक्स्ट क्लास में कुछ मैं आपको सीट दे दूंगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन करना। अभी हमारे 2 फैक्टर और भी बाकी है जिनको हमें पढ़ना है। वो फैक्टर मैं आपको बता देता हूं कौन से हैं, जैसे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। तो आपको एक दिन में पूरी नॉर्मेलिटी नहीं समझना है, कुछ इसमें क्वेश्चन करते जाना है, बिकॉज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारा पार्ट 2 में केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन है, वहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू आएगी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के आएंगे, तो मैं यहाँ पर ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तब आपको ये दोनों फैक्टर और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए एडुकेयर। Thank you.